निरंतरता तीनों में 3 महीने का गैप है। आप निरंतर अभ्यास करना है, लेखन को बहुत अच्छा सुधारना है, सटीकता लानी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट पढ़ना है। हर आकर के मैंने पिताजी को सर्वप्रथम फ़ोन किया और पिताजी का रिएक्शन एक अद्भुत, अकल्पनीय, कह लीजिए कि एक सुपर, एक मेटाफिजिकल तत्व मीमांसी लोक का एकदम आनंद था। उनके लड़कवा का करत है तो बताओ, हाँ ठीक है पढ़ा थे लड़का हमारा, पढ़ा बस पढ़ा थे। अच्छा इससे क्या होता था, तो क्या नाम है, तमाम प्रश्न, अब इससे एक ही उत्तर, प्रश्न के चाहे जितने ढांचे हों सबका एक ही उत्तर लड़कवा पढ़ा था। तो सफलता का श्रेय जहाँ तक मुझे कहना पड़ेगा तो मैं अपना श्रेय अपने माताजी और पिताजी को। गोंडा के झेलाही के पास एक गांव है हरना टायर। हरना टायर का मजरा पंडितपुरवा, और इसी पंडितपुरवा गांव में हम मौजूद हैं। शिवकुमार तिवारी जी का यह घर है। सबसे पहले तो हम शिवकुमार तिवारी जी का घर आपको दिखा दें कि यह फूस का घर है, और जो ये कच्ची दीवारें लगी बनी हुई हैं, इस पर छत नहीं लगी हुई, टीना रखा हुआ है। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि शिवकुमार तिवारी जी नलकूप चालक के पद पर कार्यरत रहे हैं, और इनके पुत्र ने एक गाँव से उठकर पूरे जिले का नाम देश और विदेशों तक में रोशन कर दिया है। हाल ही में हुई यूपीएससी की परीक्षा है 2021 की परीक्षा में इनके जो पुत्र हैं उनका चयन असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर व्यापार कर के रूप में इनका चयन हुआ है, और यह मुकाम इन्होंने अपने दम पर हासिल किया है। आमतौर पर आप देखते होंगे कि बड़े बड़े घरों के जो लोग हैं, जिनके माता पिता सक्सेस रहे हैं, उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक नलकूप चालक के पद पर रहते हुए शिवकुमार तिवारी जी ने अपने बच्चों की अहमियत को समझा और अपना घर न निर्माण करवा कर, जब लोग थोड़ा सा सरकारी नौकरी में आते हैं, छोटी ही पोस्ट पर होते हैं, सबसे पहले अपना मकान, गाड़ी इत्यादि चीज़ें बनाते हैं, लेकिन इन्होंने भविष्य की नींव तैयार की, अपने नहीं आने वाली पीढ़ियों की, और इनके पुत्र ने वह कमाल करके दिखा दिया जिसकी उम्मीद इन्हें शायद ही कहीं रही हो। हमारे साथ शिवकुमार जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम आप ही से जान लें, आंख में आंसू क्यों हैं आपके? भावनात्मक जी, भावनात्मक आंसू हैं ये, और वैसे नहीं खुशी के, भावनात्मक हैं। अच्छा, ये भावनात्मक आंसू हैं। पुत्र का सिलेक्शन हुआ है। जी जी जी। कैसे हुआ सिलेक्शन? थोड़ा सा शार्ट में बता, शार्ट में क्या बता दीजिए कैसे क्या हुआ? ये वही पढ़ने में तेज़ थे, लेकिन शुरू में मैंने ध्यान नहीं दे पाया। पहले मैं नलकूप चालक, जैसे आपने नाम लिया मेरा, ये हम लोग पार्ट टाइम नौकाली नलकूप चालक थे शुरू के। सन 1986 में नियुक्ति हुई, 299 का वेतन पाते थे। वो छोटे तबके के पिताजी भी हमारे बहुत सज्जन थे, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं, और 97 में हम रेगुलर हुए हैं। 97 से वेतन मिलने लगा है, 1997 से। और तमाम संघर्ष गाँव जवार के भी, थोड़ा सैद्धांतिक होने के नाते से तमाम गाँव जवार के विरोधाभासी बातों को भी झेलना पड़ा। इससे भी कुछ आर्थिक स्थिति बहुत सही ढंग से नहीं हो पाई, संघर्ष करते रहे। ये हुए तो यहाँ उस समय हमारे विद्यालय में, हरना टायर में कोई सही शिक्षा नहीं होती। सारे पूरे प्रदेश में प्राइमरी की शिक्षा खत्म हो गई थी। ये बताइए, जब किसी पिता की चाह होती कि पुत्र को नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई थी, इसके बाद नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने गए, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, विश्वास था कि पुत्र? बिल्कुल विश्वास था, और थोड़ा पहले से ही मेरे भी दिमाग में ऐसी बातें आती थी कि अगर उत्साहवर्धन करते रहते थे कि आईएएस की तैयारी करो, आईएएस की तैयारी करो, कहा सुना करते थे छोटे पर। अच्छा, ये बताइए, अचानक से आपको फ़ोन आया होगा जी 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 कि सिलेक्शन हो, कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा, बहुत ईश्वर की कृपा से। अब उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसा लगा। शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी बात है। और बड़ा कलेजा इन्होंने रखा कि जिस प्रकार 17 में नौकरी लगने के बाद तैयारी करना की इच्छा हुई। भैया हमारे साथ तिवारी जी खुद मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आइए थोड़ा सा बैठ के बातचीत करते हैं, क्योंकि अब आप आम नहीं हैं, बड़े पद पर हुए हैं। जी आम ही हूँ, अभी आम नागरिक ही हूँ अभी। अच्छा, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, बचपन की पढ़ाई लिखाई से लेकर और कितनी पढ़ाई लिखाई हुई आपकी? बचपन में जैसा कि मेरी जो पहले की जो प्रारंभिक जो मेरा शिक्षण स्तर रहा है, वो सरस्वती ज्ञान मंदिर रहा है। हिंदी माध्यम से शुरुआती परीक्षा मैंने शुरू से लेकर अंत तक की परीक्षा 12th तक की हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ। संपूर्ण रूप से अपना संपूर्णता को प्राप्त किया हूँ। प्रारंभिक परीक्षा में मेरी जैसा कि बताया सरस्वती ज्ञान मंदिर में हुई। वहाँ भी मैं ठीक ठाक अपने स्कूल में जो है ठीक पोजीशन पढ़ने की स्थिति में था, अच्छी स्थिति में था। उसके बाद 8वीं तक की परीक्षा
एक सरस्वती ज्ञान मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था, उसमें मैंने पास की। फिर 9th में जो परीक्षा थी वो एपी इंटर कॉलेज मनकापुर में है, तो एपी इंटर कॉलेज में मैंने विज्ञान संकाय से मैंने उसमें एडमिशन करवाया। और वहाँ पर 9th और 10th की परीक्षा में विद्यालय स्तर का, और बल्कि या कह लीजिए तहसील में मेरे अच्छे मार्क्स थे और मैं प्रथम स्तर का, वहाँ मेरा फर्स्ट रैंक आई थी, प्रथम रैंक आया था। तो मनोबल और प्रोत्साहन शुरू से ही, मतलब 10th स्तर तक का ही मैं परीक्षा में मुझे अपने गुरुजनों अध्यापकों का सहयोग और प्रोत्साहन रहता था, जो काफ़ी उससे मोटिवेशन मिलता था, और जिससे मैं अपने जो कक्षा की जो स्थिति थी उसको मैं बरकरार रखता था। यहाँ से जब अच्छे नंबरों से पास हुआ मतलब 10th की परीक्षा, फिर यहाँ से मुझे भेजा गया। पिताजी ने कहा चलो ठीक है, अब आपके मेरे गृह जनपद जो है गोंडा से फैजाबाद, जिसका नामकरण आजकल अब हो गया है अयोध्या, वहाँ में शिवदयाल जायसवाल सरस्वती विद्या मंदिर था। अच्छी संस्कारिक शिक्षा दी जाती थी और वहाँ अच्छे अध्यापक थे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा थी। तो वहाँ पर पिताजी ने नाम लिखाया, वहाँ पढ़ने लगा और उसमें मैथमेटिक्स गणित संकाय से वहाँ एडमिशन लिया। और वहाँ मतलब मेरी फिर रुचि वहाँ से निर्मित हुई कि चलो इंजीनियरिंग की परीक्षा मतलब इंजीनियरिंग की आईआईटी की तैयारी की जाए। और एक सामान्य सा 9 और 10 के रिसेशन का भी दौर था उस समय, लेकिन तब भी अच्छी खासी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो था वो रुतबा और रुख था, ज़्यादातर अधिकतर जो छात्रों का रुझान उस तरफ था। तो सामान्य तौर पर मेरी भी अभिवृत्ति बनी कि चलो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग से क्या किया जाए, एक मतलब इंजीनियर बना जाए। तो इसी आशा और आकांक्षा के साथ मैंने उस समय का एग्ज़ाम दिया। तो अच्छी रैंक नहीं आ पाई, फिर कानपुर तैयारी करने गया, 1 साल वहाँ तैयारी किया इंजीनियरिंग की। और फिर दुर्भाग्यवश उतनी अच्छी रैंकिंग नहीं आ पाई आईआईटी में, और AIEEE उस समय हुआ करता था, अब तो दोनों मर्ज हो गए हैं, अब अलग अलग नहीं होता है। फिर यूपी जो उत्तर प्रदेश प्राविधिक जो सेवा है उसके तहत मैंने IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज 1 साल बाद मिला। तो IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ में एक है कॉलेज, उससे मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया। और मैं जो है वहाँ पर अपना ब्रांच का टॉपर रहा हूँ। IIT कानपुर के जो डायरेक्टर थे उनके द्वारा मुझे मेरिटोरियस स्कॉलरशिप भी निरंतर मिलती रही जो है, और वहाँ सम्मानित होता रहा। तो एक मेरा सौभाग्य रहा, मतलब मुझे पुरुषार्थ जो मैंने किया उसका फल जो है तात्कालिक रूप से शैक्षणिक संघर्ष के दौरान ही मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे जो उसका जब पुरुषार्थ का जब फल मिलता है तो मोटिवेशन करते हुए आगे बढ़ता आदमी स्वाभाविक है। तो उसके बाद में HCL में मैंने अपनी सेवा दी, जाहिर सी बात है व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण किया था। तो उसके तदनुरूप जो है अपने पिताजी का और तमाम समाज का जो है सबकी, मेरी भी आकांक्षाएं थी कि कहीं जो जॉब किया जाए। उसके तहत मैंने HCL में जॉब किया और करीब 1.5 साल 15-16 महीने मैंने वहाँ जॉब किया। फिर अचानक वहाँ से रुझान पहले से मनोवृत्ति बदली थी कि ये सीमित क्षेत्र है, इसमें कुछ विकल्प प्रकल्प बचते नहीं हैं, थोड़ा बड़ा आयाम देखा जाए। और समाज सेवा का, जैसे पिताजी भी प्रारंभ में जो है शुरू में ही, और मेरी खुद इच्छा थी कि इसके विस्तार से सेवा या समाज में के बीच में रह करके कार्य करने का। तो ये सब जो अभिरुचि थी ये मुझे वहाँ से संकीर्ण एक छोटा सा दायरे से बड़े दायरे की तरफ, मुझे बड़े आयाम की तरफ पुश किया एक तरीके से अंदर से। तो वहाँ से 17 में वहाँ छोड़ करके नोएडा में ममूरा में रहता था, वहाँ से आया फिर दिल्ली मुखर्जी नगर। फिर यहाँ पर मेरे एक नया जीवन, एक संघर्ष का जीवन रहा। और उसमें फिर संघ लोक सेवा आयोग की निरंतर परीक्षा तैयारी करना शुरू किया। 1-2 साल तो वैसे ही काफ़ी संघर्षों में गुजरा। फिर बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो UPPCS के मैंने प्रारंभिक संघ लोक सेवा में सफलता शुरू में नहीं मिली, बाद में मिली। 3rd अटेम्प्ट में मुझे मेंस लिखने का मौका मिला, तो 2 मेंस लिखा। उसके बाद में फिर इंटरव्यू तक वहाँ पर थोड़ी समस्या हुई। UPPCS भी साथ साथ देता रहा पैरेलली, तो 6 मेंस उसमें लिखा, 4 इंटरव्यू पहुँचा। तो ये मेरा चौथा जो है इंटरव्यू था, जो 2021 का जो मेरा जो परिणाम आया है अंतिम रूप से, जिसमें चयनित हुआ असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर, ये 21 का परिणाम था, ये चौथा इंटरव्यू था। तो ये सुखद परिणाम थोड़ा सा रहा और मुझे ऊर्जा से परिपूर्ण किया। आगे 2022 का भी मैंने मेंस दिया है और इस मेंस में मेरे पहले से बेहतर परिणाम आने की संभावना है। इसी संभावना के साथ अब यही संतोष प्रदान किया, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप 17 में जॉब पा गए थे, 17 के बाद फिर आप चले गए मुखर्जी नगर में खर्चे भी होते हैं। तो घर वालों को कैसा लगा होगा कि बेटा जो कमाने लगा था अभी तक पढ़ा लिखा है, अभी फिर से तैयारी करने जा रहा है? ये धर्म संकट तो कह लीजिए, डिलेमा और द्वंद्व था ही कि एक जो इतना, एक तो इंजीनियरिंग की परीक्षा में काफ़ी पैसे घर से द्वारा जो है लगाए गए थे और उसके साथ निवेश बहुत ज़्यादा हो चुका था शिक्षा पर, तो उसका रिटर्न भी आवश्यक रूप से मिलना स्वाभाविक रहता था। लेकिन पिताजी से जब मैंने इस विषय में बात की तो वो भी सहमत हो गए, चलो ठीक है हम भी सहयोग करेंगे और जब आपकी इच्छा है तो इसमें चलो, तैयारी में चलो आप। मैंने इसे अनुमति मांगी थी तो पिताजी बहुत ही सहज भाव से, उन्होंने विनम्रतापूर्वक जो है बहुत ही सहज भाव से उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को, अनुमोदन को, प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया। चलो आगे बढ़िए, तैयारी कीजिए, ठीक है थोड़ा और, अब इतना संघर्ष हुआ है तो थोड़ा सा और आप जो है मन मत दबाना, पीछे मत होना, और हम हैं साथ में। तो ऐसा जब आत्मविश्वास और प्रोत्साहन दिया तो मेरा भी मन और आगे बढ़ा।
तो फिर आगे मैं तैयारी के इस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाया अपने कार्य क्षेत्र को। संघ लोक सेवाओं की परीक्षा काफ़ी चुनौतियाँ होती हैं, किन किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? संघ लोक जैसा तैयारी, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के बीच में जो तैयारी का दौर होता है, आप चूंकि इसकी प्रकृति ही लंबी होती है, पीटी मेंस और इंटरव्यू का जो चरण होता है 1 साल का, अमूमन 1.5 साल 1 से 1.25 साल तक का, इसमें बड़ा संघर्ष और धैर्य अनुशासन की मांग तो करता ही है। इसी कारण ये चुनौतीपूर्ण बन जाती है। और कहीं एक फेज में अगर पीटी पास किए और मेंस में कहीं गड़बड़ाया तो इंटरव्यू तक, साक्षात्कार तक नहीं पहुंचे। पीटी में एक बार अगर नहीं हुआ तो शेष दोनों चरण से आप विमुक्त हो जाएंगे, वहां तक का आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी। तो अब 1 साल में अगर पीटी में पास हुए तो फिर 2 साल गया, और दूसरे साल में अगर मेंस के स्तर तक पहुंचे, फिर इंटरव्यू में नहीं पहुंचे, 2 साल फिर वहां से फिर हम पीछे। ये सांप सीढ़ी का खेल है, आप मुंह पर 99 तक पहुंचे फिर नीचे चले आए। तो ये 2-3 साल कह लीजिए एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इसमें धैर्य और बहुत ही प्रिसाइज जो है, इसमें बहुत ही सटीकता की आवश्यकता और जरूरत होती है निश्चित तौर पर। तो यहाँ एकाग्रता के साथ अनुशासन की, प्रबंधन की, ये सिर्फ और सिर्फ एक ज्ञान की परीक्षा नहीं है। ये यूपीएससी परीक्षा अनुशासन की भी परीक्षा है, ज्ञान की भी परीक्षा है, प्रबंधन की भी परीक्षा है, आपके धैर्य की भी परीक्षा है, आपके कौशल की भी परीक्षा है, और तमाम अन्य जो है भावनात्मक गुणों की, बौद्धिक गुणों की, नैतिक गुणों की, अन्य गुणों के, अन्य संकायों की, व्यक्तित्व के अन्य जो पहलुओं हैं, उनके पहलुओं की भी परीक्षा साथ साथ में अपरोक्ष रूप से होती रहती है। ज्ञान की परीक्षा तो पीटी मेंस इंटरव्यू में होता ही है सीधे तौर पर, आपका साक्षात्कार, लेकिन अन्य जो जुड़े हुए हैं वो पीछे पीछे अचेतन मन के थ्रू आपकी परीक्षा होती रहती है। क्योंकि अगर पीटी में पास होना है, मेंस में, फिर इंटरव्यू में, निरंतरता तीनों में 3 महीने का गैप है। आप निरंतर अभ्यास करना है, लेखन को बहुत अच्छा सुधारना है, सटीकता लानी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट पढ़ना है, 10-12 सब्जेक्ट है उसमें बैलेंस बनाना है, आईआर पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़नी है, ठीक है, सोसाइटी पढ़नी है, तो ये पॉलिटिकल जो है राज्य व्यवस्था पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, नई अवधारणाएं पढ़नी, पुरानी अवधारणाएं पढ़नी, चुनौती पढ़नी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो अन्यान्य इतने एलाइड सेक्शन हैं, इनकी जो जटिलता है, इन जटिलताओं यानी समस्या मूलक चीज़ों को पहचान करना और इनसे जूझना, तो ये जो परीक्षा देना और साथ साथ इसके साथ एलाइड पक्ष हैं, ये 2 पहलू मिल करके ये चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। इसलिए थोड़ी सी ये परीक्षा आपने कहा जटिल बन जाती है। मुखर्जी नगर में जो आप रहते थे, तो कितने घंटे की पढ़ाई करते थे और सबसे ज़्यादा किस विषय पर आप ध्यान देते थे? मैं मुखर्जी नगर में रहता था, तो मैं लगभग 14 से 16 घंटे के बीच में मुझे पढ़ना पड़ता था रेगुलर लाइब्रेरी में। सुबह लगभग 4 बजे, 3 से 4 के बीच में पहुंच जाता था, 8 बजे तक रेगुलर पढ़ता था। तो इतनी पढ़ाई निरंतर रूप में मेरा था। और जहाँ तक कौन से सब्जेक्ट, सामान्य अध्ययन के मुख्य विषय तो उसमें ध्यान देना ही पड़ता था सारे सब्जेक्ट में। वैकल्पिक विषय में मुझे अधिक ध्यान देना पड़ा, दर्शन शास्त्र मेरा, क्योंकि वहाँ संभावनाएं अधिक बनती हैं अंक लाने की। सामान्य अध्ययन में अमूमन 10 से 20, 10 से 15 नंबर के बीच में सबका जो है अंतराल रहता है। सबसे लंबा गैप जो मिलता है वो अपने दर्शन शास्त्र के विषय में रहता है, क्योंकि उसमें संभावनाएं बनती हैं 50 से लेकर के 80 तक का गेन करना। और हिंदी माध्यम मेरा रहा है, तो इंग्लिश माध्यम से अगर बीट करना है तो इसमें वैकल्पिक विषय में अधिक अंक लाने पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर 400 मार्क्स का था, तो इस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। और जीएस के सब्जेक्ट में बेसिक एनसीईआरटी ही पढ़ा, बेसिक चीज़ों के लिए, फाउंडेशन के लिए। और फिर उसके लिए आगे एडवांस के लिए मैंने कुछ एलाइड पुस्तकें, सहायक पुस्तकें पढ़ी। सहायक पुस्तकें, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ता ही था, एनसीईआरटी पढ़ता ही था। उसके साथ साथ कुछ विभिन्न मंत्रालयों की जो रिपोर्टें थीं उनको निरंतर अध्ययन करता रहा। तो अपने इसको समग्र रूप से इन सब विषयों की तैयारी को अपने साथ में लेते हुए, फिर आयोग की प्रश्न पत्र की मंशा के अनुसार कंबाइन करते हुए निरंतर लेखन अध्ययन किया मेंस के स्तर पर, पीटी के स्तर पर तथ्यात्मक और अवधारणात्मक दोनों का संयोजन करके, और फिर मैं आगे बढ़ा। इंटरव्यू की तैयारी के चरण में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जो माफ़ करेंगे, तो इंटरव्यू में, साक्षात्कार के दौरान जो मैं अगर नियमित रूप से शुरू से ही अच्छा गंभीर होकर के पढ़ाई करते हैं तो अधिक जो है आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तीनों स्तर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया, परिणाम आया, तो ये हुआ कि आप चयनित हो गए हैं, तो कहाँ, यहीं गोंडा में थे आप? जी, मैं गोंडा में नहीं था, मैं मुखर्जी नगर में था, और उसमें लाइब्रेरी में था, पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे अंतिम रूप से यूपीएससी की परीक्षा देनी थी 2023 की, संघ लोक सेवा की, तो उसकी तैयारी में था। अचानक 6:30 पर मेरा रिजल्ट आया, तो हर्षित, प्रफुल्लता और हर्ष तो जाहिर सी बात है कि जब अंतिम रूप से मैं खुद नहीं देख पाया। मेरे एक मित्र थे शिव जी थे, वो बगल में मेरे लाइब्रेरी के, मेरे पड़ोस में उनकी सीट थी, तो उसमें बैठे हुए थे। मैंने उनको अपना रोल नंबर दिया, रोल नंबर क्या, उसमें नाम पीडीएफ आती है, तो पीडीएफ उन्होंने डाउनलोड किया, नाम मेरा लिखा, तो उसमें SANDEEP जैसे मेरा नाम संदीप है, तो उन्होंने पीडीएफ पे उन्होंने नाम नोट किया और इंटर नहीं किया था, तो उसमें मेरा नाम रेड कलर का ब्लिंक नहीं किया।
अचानक मुझे लगा कि पिछले परिणामों की तरीके से भी मैं थोड़ा सा हल्का जैसे निराश, तैसे उन्होंने क्या किया, क्लिक किया तो मेरा रेड कलर का नाम आ गया, मैं उछल पड़ा और मुझे एक बहुत ही आत्मिक संतोष, इतना बड़ा जो मुझे भावनात्मक आत्मिक संतोष जो प्राप्त हुआ वो बयान करने की ज़रूरत, मतलब इतनी मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। फिर बाहर आकर के मैंने पिताजी को सर्वप्रथम फ़ोन किया और पिताजी का रिएक्शन एक अद्भुत, अकल्पनीय, कह लीजिए कि एक सुपर, एक मेटाफिजिकल तत्व मीमांसी लोक का एकदम आनंद था। उनके मुंह से कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, अश्रुधारा जो बह रही थी, एक अजीब सा आनंद उनको मैं महसूस कर रहा था अपने जो हमारे जो जो कहते हैं जो हाँ दिल के अंदर, और जो हमारी रोम जो की जो कोशिकाएं थी, उन कोशिकाओं में अनुभूत हो रहा था भरपूर रूप से कि कितना खुश हैं। इतने लंबे समय संघर्ष के बाद उनको एक छोटी सी अगर खुशी मिली है और अपने कानों के माध्यम से, तो बहुत आनंद आया, बहुत खुश हुए, बहुत बहुत बहुत। अम्मा ने क्या कहा? अम्मा ने, माता जी ने जो है, पिताजी ने ही बताया क्योंकि वही परेशान रहा करते थे, तो उनको सर्वप्रथम बताया, उनको फ़ोन दिया, कहा भैया से बात कर लो, तो उन्होंने मुझसे बात करवाया, तो बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी बहुत भैया बाढ़ो, बहुत कुछ जो अपने अपने जो भावनात्मक उद्गार थे मुझ तक प्रेषित किए, बहुत कुछ वो भी ज़्यादा बोल नहीं पाई। अब ऐसे क्षणों, सुखद क्षणों में थोड़ा सा भावनात्मक रूप से क्या शब्द निकल रहे हैं इस पर कंट्रोल नहीं रहता, संज्ञानात्मक जो संकाय होता है वो शून्य हो जाता है, भावनात्मक ही प्रबल रहती है। तो वही स्थिति थी मेरी माता जी की, पिताजी। अच्छा, एक आखिरी चीज़ कह लें, तमाम जो बच्चे होते हैं उनके पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं, लोगों की भी इच्छा रहती है बढ़िया मोटरसाइकिल हो, बढ़िया गाड़ी हो, घर बढ़िया मेंटेन रहे। कभी ये सब फीलिंग आपको नहीं हुई कि फूस का घर है, अभी छत भी नहीं लगा, टीना रखा हुआ है? जी, ये मैं सौभाग्य कहिए कि जो संस्कार मुझे मिले थे, मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था, तो मेरे यहाँ अखंड ज्योति पत्रिका शुरू से ही आती थी, तो तमाम तरीके की अखंड ज्योति पत्रिका में जो बढ़िया से जो नीचे से जो प्रेरक प्रसंग आया करते थे, तो प्रेरक प्रसंग में खूब रुचि होती थी, पढ़ता था, तो कई महापुरुषों के, बड़े लोगों के जो जीवनियाँ या प्रेरक प्रसंग पढ़ करके, तो उसमें बताया था शुरू से ही। अब एक मैं श्लोक यहाँ बताऊंगा, तो उसमें एक व्यास जी ने लिखा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो परोपकार रूपी जो संसाधन बताया गया है, तो पिताजी परोपकार में संलग्न रहते थे और उनके जो है सारा संसाधन जो इसी में लगा रहता था, तो संतोष रहता था मन में, चलो अच्छे जगह। और ये सब सीमित और क्षणिक जो है संसाधन हुआ करते हैं, ये कभी भी जुट जाया करते हैं। अभी तक मैं, आपको आश्चर्य होगा कि मैं बाइक वगैरह चला नहीं पाता हूँ, और ना समय मुझे मिला और ना जरूरत पड़ी बाइक चलाने की। तो संसाधन, आप जरूरत, जिसकी जरूरत हो उतना संसाधन जुटाइए, सब तो अनावश्यक रूप से हैं कुल मिलाकर के, आवश्यक हो तो जरूरत मुझे नहीं महसूस हुई, मुझे आत्मसंतोष प्राप्त होता रहा, क्योंकि मैं थोड़ा आध्यात्मिक रुझान मेरा रहा जरूर, तो मुझे एक तरीके से ये मुझे महसूस नहीं होने दिया हाँ मेरे पास घर नहीं है, या फिर बाइक नहीं है, या संसाधन नहीं है, या ये चीज़ें नहीं हैं जो आप भौतिक सुविधाएं होती, इनका मुझे कोई कमी, मतलब ना ये मलाल नहीं हुआ मेरे मन में कि काश ये मेरे अंदर पास होती, ये होता, वो होता। एक तो छोटा सा संतोष जरूर मुझे, आध्यात्मिक झुकाव होने के कारण ये मुझे फायदा मिला इस चीज़ का। अच्छा, गांव में अक्सर देखा जाता है, क्योंकि आप गांव से हैं, जी जी। और मुझे लगता है शायद इस इलाके में सरकारी नौकरी भी किसी के पास, बहुत कम ही लोगों के पास होगी, और इतने बड़े पद पर पहुंचना, तो कई बार लोगों ने आपके पिताजी से या घर वालों से कहा होगा कि अरे फालतू पैसा खर्च कर रहे हैं, तो पिताजी ने इस पर कभी रिप्लाई दिया है, कुछ बताया आपको? बहुत ही भावनात्मक प्रश्न आपका है ये, यहाँ पर आपका उत्तर बौद्धिक पक्ष से नहीं दिया जा सकता है, इसका जो उत्तर बौद्धिक संकाय द्वारा नहीं, भावनात्मक संकाय द्वारा। हाँ जरूर जो है तमाम नकारात्मक टिप्पणियाँ ना, अपनी समझ बूझ जितनी लोगों की समझ रहती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे उम्र आपकी बढ़ गई है, ठीक है, आप शादी विवाह भी नहीं किए हैं, परिवार में जो है आपका घर भी नहीं बना है, मतलब हमसे डायरेक्ट नहीं, समाज में चर्चा का केंद्र बिंदु बनता है, तो कहीं ना कहीं जो है घूम फिर करके, छन करके, दूरस्थ द्वारा और तीसरे चौथे माध्यम से कान तक पहुंचती थी, तो थोड़ा सा मतलब विश्लेषण का मौका मिलता था, और थोड़ा सोचने का मौका मिलता था, समाज को समझने का एक बहुत बढ़िया एक माध्यम और मंच बनता था कि हाँ ये इस तरीके से चर्चाएं पर चर्चाएं चलती। हाँ जैसे कि टिप्पणियाँ होती थी, तो ये बड़ा एक दर्शन शास्त्रीय मूलक जो है उक्ति मिलती थी, जैसे लड़का शादी ब्याह तो वहीं भवे नहीं की, आगे लड़कवा का करे जो है। फिर दूसरा एक युक्ति थी, जैसे हमारी 4 बहनें थी, तो कहा जाता है भैया बिटिया गटई तक लाग गए, एक हमारे गोंडा में आप देखते हैं, आप सामान्य में क्या बताने की, तो इस तरीके से उक्तियों से सामना करना पड़ता था। पिताजी की भी जानकारी होती थी, जाहिर सी बात है गार्जियन होने के नाते, तो उनके ऊपर, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास था उनको। तो जब विश्वास इतना प्रबल था, तो इस विश्वास को प्रूफ करना, इसको एक सिद्ध करना, ये मेरे लिए चुनौती थी। तो इसको जब सिद्ध कर पाया तो मुझे अनुभूति, हाँ पिताजी इस पर डिगे नहीं, उन्हें मेरे ऊपर संपूर्ण रूप से विश्वास था, ये बहुत बड़ी चीज़ मेरे लिए असेट था, और इसकी सिद्धि के लिए मैं संपूर्ण रूप से प्रयास करना चाहा। तो पिताजी विचलित नहीं हुए, हालांकि उनसे संपर्क बराबर एक तीर की तरीके से बौछार के रूप में उनके निरंतर इससे प्रश्नों से मुझसे ज़्यादा, उनको वो समाज में रहते हैं तो जाहिर सी बात है उनसे मुझसे ज़्यादा संपर्क, मतलब इस तरीके से प्रश्नों का जो है सामना करना पड़ता था, और बड़ी ही उनके अंदर धैर्य और गंभीरता बहुत ज़्यादा इस स्तर की, ये चीज़ मैं उनसे सीखा हूँ पिताजी से,
एक कि धैर्य बनाए रखना, गंभीरता बनाए रखना, तुरंत जवाब न देना, समय सभी जवाब दे देगा, ऐसे जो उक्तियाँ उनकी थी बड़ा मतलब संतोष प्रदान करती थी दिल को। विवेकानंद जी से भी प्रभावित जी जी विवेकानंद तो मेरे आदर्श थे। वो कहा करते थे, उनके तमाम उक्तियाँ, जैसे वो उपनिषद की सूक्त का उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, हमेशा कहते थे उठो जागो लक्ष्य को जब तक प्राप्त कर सको। वो एक और सूत्र कहते थे कि निराश कभी नहीं होना चाहिए। कहते थे ज्ञान कर्म करते रहिए, फल तो आपको मिलेगा। कहते उभाभ्यामेव पक्षणेभ्या यथा खे पक्षणाम गता तथैव ज्ञान कर्माभ्याम जायते परमं पदम। अधिकांश इसका उद्घृत करते रहते थे अपने उद्बोधन में। कहते थे ज्ञान और कर्म आपकी है, जिस प्रकार पक्षी आकाश मुक्त आकाश में जब उड़ता है तो वो उसके पास दो पंख रहते हैं, उसी तरीके से व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए। ज्ञान और कर्म ये दो पक्ष हैं। आप ज्ञान पर्याप्त मात्रा में रखिए और तदनुरूप कार्य करिए। अब जो दो आवश्यक पहलू हैं किसी कार्य की सिद्धि के लिए, तो कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। आप आवश्यक ज्ञान रखिए और कर्म करते रहिए, दो ही पहलू हैं और दोनों पहलू का संयोजन कर दीजिए, सफलता साध्य रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। तो विवेकानंद जी मेरे आदर्श रहे हैं और हमेशा वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करता हूँ। उनके जीवन को थोड़ा सा जितना अधिकांश रूप में, अब विवेकानंद कोई बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक ही विवेकानंद रहेंगे, लेकिन हाँ उनके हम जैसे युवा जो है, अनेक युवा, अन्य युवा वहाँ तक पहुँचने का तो प्रयास कर ही सकते हैं ना अपने स्तर पर। तो उसमें से मैं हूँ, आदर्श मेरे हैं। और उनका समाज सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, अद्वैत फिलॉसफी, अद्वैत दर्शन था ही, वो मनुष्य में ही परमात्मा देखते थे, तो वही दृष्टि मुझ में विकसित है। लोक सेवा में जा करके वही दृष्टि बरकरार रहे, ऐसी ईश्वर से मैं हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ कि ये जो सोच है, इस सोच में कोई खंडन ना आए, अखंड रूप से मेरी सोच बनी रहे, इसी आकांक्षा ही रखता हूँ। गोंडा जैसे पिछड़ा जिला है, तमाम यहाँ पढ़ने के संसाधन चूँकि नहीं है, इसके बावजूद कई सारे IAS, IPS, PCS, PPS लोग हैं, अभी कई सारे युवा तैयारी कर रहे हैं। जो तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए कोई संदेश आपका? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आपने कहा कुछ तैयारी के चरण में, विभिन्न चरणों में होंगे। जैसे अभी कोई स्नातक परीक्षा दे करके तत्काल तैयारी करने आए होंगे, अभी तुरंत तैयारी के चरण में होंगे। कुछ लोगों ने 6 महीना 8 महीना होकर के 1 साल हो गए होंगे और तैयारी का जो है चरण आगे बढ़ा लिया होगा। किसी की परीक्षा होगी, कोचिंग में का सहयोग मिल करके, कोचिंग का सहयोग लेते हुए अपने परीक्षा को आगे बढ़ा रहे होंगे। किसी को कोचिंग नहीं मिल रही होगी तो स्वतः अपने माध्यम से जो है, अपने संसाधनों के माध्यम से वो आगे बढ़ रहे होंगे। तो सबका अलग अलग जो है तैयारी करने का स्वरूप होगा। तो अपने स्वरूप को पहचानते हुए यही एक ही चीज़ कहना है, सर्वप्रथम संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा की परीक्षा का जो मूल मंत्र यही है कि सबसे पहले उसकी प्रकृति को समझा जाए। आखिर में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो आपकी ले रहा है, वो किस प्रकार से किस भावी प्रशासक की आवश्यकता क्या है, उस चीज़ को समझना है। उसकी मंशा क्या है, कैसे व्यक्ति को वो चयन करना चाह रहा है, तो उस आयाम को, उस चयन को समझना है। ये कैसे समझा जाएगा? आप उसके चरण हैं, PT, मेंस, इंटरव्यू, इसके नेचर को समझना है। उसके सिलेबस को, ठीक, पाठ्यचर्या को हमें विधिवत रूप से ध्यान में समझना है। फिर पाठ्यचर्या के अनुरूप हमें कौन कौन सी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कौन सी पुस्तकों का चयन करना है, हमें PT और मेंस और इंटरव्यू की रणनीति कैसी होनी चाहिए, लेखन अभ्यास कैसा होना चाहिए, निरंतर लेखन अभ्यास करना चाहिए, और ऑप्शनल वैकल्पिक विषय का चयन जो है हमेशा बुद्धिमानीपूर्ण तरीके से करना चाहिए। हमारा माध्यम क्या होना चाहिए और वैकल्पिक विषय में लेखन की जो हमारी शैली हो उसका विकास कैसे होना चाहिए, और सामान्य अध्ययन के लेखन की शैली होगी उसमें कैसा होना चाहिए, निबंध की हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए। यानी कि इसकी बृहद रूपरेखा तैयारी करने के दौरान, तैयारी करने से पूर्व अपने किसी एक अनुभवी जो पहले इस प्रयास में जो संघ लोक सेवा या राज्य लोक सेवा की परीक्षा में बैठ चुके हैं, उनसे जरूर सलाह लेनी चाहिए, या किसी कोचिंग संस्थान के माध्यम से कहीं से भी इसकी जानकारी प्रारंभ के दौर में अगर जुटा लेंगे तो 2-3 साल उनको बच जाएंगे, नहीं बर्बाद होंगे। और फिर पूर्ण मनःस्थिति बना करके अंत में सारे शंकाओं समाधानों का जो जितना संभव हो सके समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे और पूर्ण मनःस्थिति के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और फिर परीक्षा का अटेम्प्ट देंगे। जैसे जिसको 2023 देना है या 24 देना है, 23 के अकॉर्डिंग 6-7 महीने बचे हैं, 8 महीने उसके अनुसार, नहीं तो 24 के अनुसार अपनी रणनीति बनाते हुए उस पर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा संदेश है। तिवारी जी, आखिरी सवाल, सफलता के पीछे कोई ना कोई होता है, आपकी सफलता का श्रेय किसको जाता है? मैं आपका प्रश्न 2 अलग अलग रूपों में रहा है, लेकिन शायद मेरे उत्तर का दोहराव हो जाए। तो सफलता का श्रेय जहाँ तक मुझे कहना पड़ेगा, तो मैं अपना श्रेय अपने माताजी और पिताजी को, माताजी भावनात्मक रूप से, अन्य रूप से, और पिताजी भावनात्मक बौद्धिक रूप से, और साथ साथ एक मित्र के तरीके से, और एक कह लीजिए हमेशा प्रेरणा के रूप में रहे। उन्होंने हमें अपने आचरण के माध्यम से करके सिखाने की प्रयास किया है, अपने आचरण के माध्यम से उन्होंने जिया है। और एक सत्य जिसको कहते हैं सत्यता, एक सिद्धांत रूप में जीना, दिखावा ना करना, जो यथोचित है उसी को रखना, कभी गलत अनैतिक संसाधनों का प्रयोग ना करना, साधन की पवित्रता, साध्य की पवित्रता, गांधी जी के रूप में मैं पढ़ता था, लेकिन पिताजी हमारे साधन की पवित्रता
उतनी ही महत्वपूर्ण समझिए जितनी साध्य की पवित्रता। तो साध्य और साधन की पवित्रता का जो मुझे ज्ञान हुआ वो मुझे एक साक्षात रूप से मुझे परिवार में स्वाभाविक रूप से, तो मैं निसंकोच और बिना ही स्वार्थ के, चूंकि मेरे पिता हैं तो आप प्रश्न उठाएंगे कि आप जरूर मतलब आप एक संबंध, रक्त संबंध के नाते इनको आप श्रेय दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। इससे इतर मैं आत्मिक रूप से अगर कहूँगा तो पिताजी मेरे और माताजी जो है ये पूर्ण रूप से श्रेय के अधिकारी हैं। दूसरे रूप में मेरे अमित सर हैं, एक हैं, उन्होंने ही तीसरे स्तर पर उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया, जहां मैं विचलित होता था बीच बीच में कहीं पर, या तो मुझे वो ढांढस बनाते, सही रूप से मार्गदर्शन करते थे। तो ये मेरे साथी कह लीजिए। मुझे पढ़ी लिखी माताजी मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, वो जानती भी नहीं थी यूपीएससी आईएएस की परीक्षा क्या होती है, मतलब इसमें कितने चरण होते हैं। तो मुझे उनको बताना पड़ता था, या सब लोग बताते थे कि हाँ ये आईएएस, अब नहीं समझ में। यूपीएससी तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इतना एक लंबा चौड़ा ये जो है इसको समझ में नहीं आता था। हाँ, तो आईएएस तो बताना पड़ता था कि हाँ वो हैं, इस तरीके से अधिकारी होते हैं, फिर वो चलते हैं। तो पिताजी जाते बताते थे कि हाँ जब साथ में हाँ ये अधिकारी हैं, तो उनको ये समझ में था कि हाँ हमारा लड़का जो कर रहा है वो किसी अधिकारी के पोस्ट के लिए है। तो ये उनको मन में चेतना थी। लोग पूछते थे हाँ लड़कवा क्या करत है, तो बताओ हाँ ठीक है पढ़ा थे लड़का हमारा, पढ़ा बस पढ़ा थे। अच्छा इससे क्या होता था, तो क्या नाम है, तमाम प्रश्न, अब इससे एक ही उत्तर, प्रश्न के चाहे जितने ढांचे हों सबका एक ही उत्तर, लड़कवा पढ़ा है। बस आप समझ सकते हैं, अब भावनात्मक स्तर पर ही समझा जा सकता है, और बाकी नहीं जो है। जी जी, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। आप संदीप तिवारी जी, आपने यूपीएससी की परीक्षा पास की, असिस्टेंट कमिश्नर व्यापार के पद पर आप पोस्ट हुए हैं, और अभी आपकी इच्छा है कि इसके आगे की जो परीक्षाएं हैं वो अभी देते रहेंगे, क्योंकि इनका मनोबल लगातार बढ़ता रहा है और आगे भी तैयारी इन्होंने की है। अभी आगे जो परीक्षाएं होंगी उसको देते रहेंगे। देखते रहिए गोंडा पोस्ट, शिवानंद मिश्रा।